स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग में हमने मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ा, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े और उसके बाद हमने मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट किया लास्ट वीडियो में। आज जो दूसरा बैंक है दैट इज द सेंट्रल बैंक, वो हम स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है बेटा? किसी भी देश का टॉप मोस्ट बैंक, एपेक्स बैंक जिसे आप बोलते हैं। एपेक्स मींस टॉप मोस्ट बैंक ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द सेंट्रल बैंक, एंड इन केस ऑफ इंडिया द सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक कहते हैं, पर आप हमेशा सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई नहीं बताएं। सेंट्रल बैंक मींस द टॉप मोस्ट body of a country that performs four functions: control, operate, regulate and direct the entire monetary and financial structure of a country। अब याद करना है क्या है। सेंट्रल बैंक इज अ apex body। apex means topmost, it is the apex body that कॉर्ड समझते हैं, वोकल कॉर्ड जो होती है हमारी, जो कंट्रोल करे। apex body that control, operate, regulate and direct। समझ आ गई बात? It is the apex body that control, operate, regulate and direct किसको? The entire पूरा banking and monetary structure of a country। समझ आ गई बात? आगे देखो क्या लिखते हैं। It is known as apex body as it occupies the topmost position in the monetary and बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी देश के बैंकिंग सिस्टम में क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट बॉडी मानी जाती है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ऑल फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। कह रहे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which was established on 1st April 1935 under Reserve Bank of India Act 1934। 1934 में एक्ट बना था और रिजर्व बैंक स्टार्ट कब से हुआ? 1st अप्रैल 1935। तो डेट आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो बेटा, जो देश का टॉप मोस्ट बैंक होगा वो इन टोटल 5 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें से 2 तरह के फंक्शंस हमारे सिलेबस से इस बार डिलीट हो गए। सिर्फ 3 फंक्शन है इस बार हमारे सिलेबस में। सबसे पहला करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी अथॉरिटी जिसको करेंसी प्रिंट करने की पावर हो। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही होता है जिसके पास पावर होती है करेंसी को प्रिंट करने की, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स को छोड़ के बाकी सारी करेंसी कौन प्रिंट करता है? सेंट्रल बैंक। मैं बार बार बोल रहा हूं, आरबीआई मत बोले, सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, और उन्होंने बताया भी सेंट्रल बैंक हर देश का होता है। जो डेवलप्ड नेशन होंगे सबका सेंट्रल बैंक होगा, और इंडिया के केस में वो आरबीआई है। ठीक है, तो कह रहे सेंट्रल बैंक के पास पावर होती है सारी करेंसी प्रिंट करने की, एक्सेप्ट इंडिया के केस में आरबीआई 1 रुपी नोट और कॉइन्स को छोड़ के बाकी सारी करेंसी प्रिंट करता है। ये 1 रुपी नोट और कॉइन्स कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखता है। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन अ कंट्री। कह रहे किसी भी देश में सोल अथॉरिटी यानी अकेली अथॉरिटी कौन सी होती है? सेंट्रल बैंक। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट for issuing paper currency except 1 rupee note and coins which are issued by Ministry of Finance। ठीक है, the 1 rupee note bears the signature of finance secretary। कह रहे 1 रुपए के नोट पे साइन किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी सब पे गवर्नर। the other currency notes bear the signature of governor of RBI। क्लियर हो गई बात? आप देखेंगे कोई भी नोट 1 रुपए के अलग, 1 रुपए वाले पे कौन करता है? सेक्रेटरी फाइनेंस साइन, और बाकी सारे नोट पे गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल कंट्री
issued by central bank is its monetary liability। आपको पहले डिटेल में बताया हुआ है कि कोई भी करेंसी जब कोई बैंक इशू करता है वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। क्यों लायबिलिटी बन जाती है? क्योंकि उस करेंसी के अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक अपने पास कुछ एसेट्स प्लेज करके रखता है, गिरवी रखता है अपने पास। क्यों? क्योंकि कोई भी करेंसी जब वो आपको इशू कर रहे हैं, कल को अगर गवर्नमेंट की पावर खत्म हो गई या हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई तो आपको उतनी वैल्यू के असेट्स मिलेंगे। दैट एसेट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, बुलियंस और अदर फॉरेन करेंसी। समझ आ गई बात? देखो क्या लिखते हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद सम असेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू टू एनहांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी। ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि जिससे लोगों का विश्वास पेपर करेंसी में बना रहे, लोग करेंसी के ऊपर ट्रस्ट अपना ना खोएं। अगर करेंसी बंद होती है तो आपको उसके बदले में दूसरे असेट्स मिलेंगे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होंगे, लाइक गोल्ड, डॉलर्स, इस तरह के बैकअप में एसेट रखे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू बाय आरबीआई। कह रहे हैं आप इंडिया में सारी अथॉरिटी नोट इशू करने की आरबीआई को दे रहे हैं, किसी और बैंक को भी दे दो। कह रहे नहीं, सिर्फ आरबीआई को देने से फायदा क्या है? आपको इन टोटल 5 बेनिफिट्स दिए। ठीक है, क्या बेनिफिट है? नंबर 1, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। जो नोट्स आपको मिलेंगे, आप देखना वो कैसे होंगे? सेम होंगे, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, सिमिलैरिटी आएगी इन नोट सर्कुलेशन। दूसरा, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। कह रहे हैं इससे क्या होगा? सेंट्रल बैंक के पास पावर आ जाएगी कि वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सके। कैसे कंट्रोल कर सके? अगर अकेली अथॉरिटी है जो करेंसी की सप्लाई करती है मार्केट में, वो चाहे तो क्या वो सप्लाई को कंट्रोल भी कर सकती है? यस। तो इसीलिए ये फायदा है कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाए, क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ने से भी हमें नुकसान हो जाते हैं। क्या नुकसान होते हैं? महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर सबके पास बहुत सारा पैसा होगा तो हर इंसान क्या कहेगा? मुझे ये चीज दे दो, चाहे 2 रुपए फालतू ले लो। तो इससे महंगाई बढ़ती है। तो अगर मनी की सप्लाई आपको मार्केट में कंट्रोल करनी है, अब वो कंट्रोल करने के लिए एक पावर भी होनी चाहिए। कौन कंट्रोल कर सकता है? तो इसीलिए एक ही बंदे को 2 पावर मनी सप्लाई की। जब एक ही बंदे के पास पावर होगी, क्या वो कंट्रोल भी कर पाएगा? यस। खुद सोचे, अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, कोई आप सेंट्रल बैंक हैं, अगर आप अकेले सेंट्रल बैंक हैं और आप मनी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, आप अकेले अगर चाहें तो क्या मनी की सप्लाई को कंट्रोल भी कर सकते हैं? क्योंकि आपके अलावा कोई और इशू नहीं कर सकता। अगर 2-3 लोग हों जो मनी सप्लाई करते हैं, तो क्या आप अकेले सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे? आप रोकेंगे, दूसरा सप्लाई कर देगा, तीसरा सप्लाई कर देगा। तो इसीलिए दूसरा फायदा ही यही है कि अगर सोल अथॉरिटी रखते हैं तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना पॉसिबल है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes। कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट को लगे कि हमें नोट्स इशू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ किसे कंट्रोल करेगा? आरबीआई को। उसे पब्लिक को कहने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? गवर्नमेंट अगर चाहे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, तो वो किसे कंट्रोल करेगी? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को। समझ आ गई? 3 बातें अभी तक हमने पढ़ी। सबसे पहला, यूनिफॉर्मिटी आएगी नोट सर्कुलेशन में। दूसरा, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट आरबीआई को कंट्रोल कर पाएगी। समझ आ गई बात? 4th, इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। कह रहे लोगों का विश्वास बना रहेगा करेंसी में, क्योंकि उन्हें होगा कि जो भी करेंसी आ रही है सिर्फ आरबीआई दे रही है, कोई फेक मनी नहीं होगी। ठीक है, नंबर 4 हो गया। नंबर 5 पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। इससे आपकी जो मनी है उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। कैसे? अगर आप अकेली अथॉरिटी हैं, बेचने वाले, सप्लाई करने वाले मार्केट में, तो आप रेट एक ही रखेंगे। अगर 2-3 लोग हैं, सपोज छोटा सा एग्जांपल, 10 रुपीज का जो नोट है उसकी जो बंडल आता है 100 नोट्स का, वो कितने का होता है? 1000, 10
इंटू 100, 1000 बैठती है उसकी वैल्यू। अगर एक ही अथॉरिटी है तो वो क्या कहेगी, 1000 की पूरा बंडल है। सपोज 2-3 अथॉरिटी है, वो कहेगा 1000 है, इसको 900 में दे देंगे, वो सॉरी 980 में दे देंगे। क्यों? उसको अपनी मनी सप्लाई भेजनी है ना। आप देखते हैं जो फेक करेंसी आती है मार्केट में, क्या 10 रुपए के नोट का जो बंडल है 1000 रुपए का होता है, वो 1000 रुपए का ही बिकता है मार्केट में। जो नकली करेंसी का बंडल, कभी आपने देखा हो, वैसे अभी आपने ऐसी चीजें अब नोटिस नहीं करी होंगी, जो फेक करेंसी जब वो मार्केट में आती है ना, तो जो लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं वो क्या करते हैं, भाई मैं इसको तुझे पूरा बंडल 500 में दे दूंगा, इसे खोल खोल के नोट के बीच में चलाता रहियो। भाई किसी को 100 रुपए देने, बीच में एक ही नोट डाल दियो, 9 नोट दूसरे डाल दियो, तेरे को हर 100 रुपए की पेमेंट पे कितने रुपए बचेंगे, 5 रुपए। वो आपको 50% पे देगा, आप आगे उसे पूरे पे चला रहे हैं, फिर आगे चलाने वाला उस पे और प्रॉफिट कमाता है। तो ये क्या हो रहा है, जब एक ही करेंसी होगी करेंसी बेच इशू करने वाली, तो क्या उसकी वैल्यू में कोई अप एंड डाउन आएंगे? नो, इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि आप देखते हैं जब हमारे यहाँ पे मैरिज सीजन आता है, तो जो 10 रुपए के नोट का बंडल होता है उसके रेट बढ़ जाते हैं, वो भी नया बंडल के। क्यों? क्योंकि जो वो हार बनाते हैं वो उसमें लगते हैं, तो कहते हैं 1000 वाला बंडल मैं 1100 दे दूंगा। वो लोग खरीदते हैं महंगा, क्योंकि वो उससे हार बना के उस हार को 1200-1300 तक का बेचते हैं। करेंसी कम लगती है, रेट ज्यादा होते हैं उसके, तो वो इसलिए वो वाला तो महंगा बिकता है। अब अगर इशू करने वाली अथॉरिटी 2-3 हो, तो क्या रेट में मैनिपुलेशन नहीं होगा? होगा। तो इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक ही अथॉरिटी रखेंगे जो करेंसी की वैल्यू को चेंज ना करे। क्लियर? नेक्स्ट, पहला फंक्शन हमारा खत्म हुआ सेंट्रल बैंक का, दैट इज द करेंसी अथॉरिटी। समझ आ गया सबको ये? ठीक है, करेंसी अथॉरिटी मींस करेंसी को इशू करने की पावर सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास, उसके अलावा कोई और करेंसी इशू नहीं कर सकता। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, जो सारी करेंसी इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइंस। 1 रुपी नोट साइन कौन करता है? सेक्रेटरी फाइनेंस साइन करता है, सेक्रेटरी फाइनेंस, और अदर नोट्स पे साइन करते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो भी करेंसी इशू होगी इट इज बैक्ड अप विद सम एसेट्स, बिकॉज इट इज द मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि उसके बदले में कुछ एसेट वो अपने पास रखे। फिर हमने पढ़ा सोल अथॉरिटी करेंसी इशू करने के फायदे 5 हैं। पहला, यूनिफॉर्मिटी आएगी। दूसरा, मनी सप्लाई कंट्रोल कर पाएगा सेंट्रल बैंक। तीसरा, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को कंट्रोल कर पाएगी। फोर्थ, पब्लिक फेथ बना रहेगा करेंसी में। और पांचवा, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक ये काम भी करता है कि गवर्नमेंट ने अगर अपना अकाउंट खुलवाना है, गवर्नमेंट की सारी डीलिंग कौन से बैंक से होती है? सेंट्रल बैंक से। ये जो आप देखते हैं नॉर्मल बैंक, कमर्शियल बैंक जिसे हम कहते हैं, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, इन सब में बैंक का कोई भी अकाउंट नहीं गवर्नमेंट का कोई भी अकाउंट नहीं खुलता। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, उसे अपना अकाउंट खुलवाना है, वो कहां खुलेगा? विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो डीलिंग कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ करता है, हमारे साथ करता है, वही डीलिंग आरबीआई गवर्नमेंट के साथ करता है। समझ आ गई बात? तो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बताओ बेटा, ये जो 3 फंक्शन लिखे, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, क्या तीनों काम कमर्शियल बैंक हमारे साथ करता है? हमारे पैसे जमा कराता है एज अ बैंकर। एज ए एजेंट हमें कुछ सर्विसेज देता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हमें एडवाइस देता है कि इनकम टैक्स कैसे करना है। यही काम सब कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी वो भी खत्म हो गया, ये पुरानी बुक्स में पुराना प्रिंटेड है, बट अब अभी हम यही लिखेंगे। ठीक है, हमारी बुक्स में भी यही आ रहा है। एज अ बैंकर, अब वो कह रहे हैं 3 तरह से काम करता है ना रिजर्व बैंक गवर्नमेंट के लिए। एज अ बैंकर वो क्या करता है? इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। बैंक के
जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, बैंक में जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे काम कौन करता है? आरबीआई। एज अ बैंकर वो क्या करता है? इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस, उनका कैश रखने के लिए उनका करंट अकाउंट ओपन करता है रिजर्व बैंक। दूसरा, इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड कैरी आउट एक्सचेंज, रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन, उनके बैंकिंग ऑपरेशन करवाता है, यानी कि उनका कहीं से डिपॉजिट आना है वो एक्सेप्ट करेगा, उन्होंने किसी की पेमेंट करनी है पेमेंट कराएगा, सारे काम वही करेगा। It also gives loans and advances to the government for temporary periods. ये गवर्नमेंट को लोन भी देता है for temporary period. The government borrow money by selling treasury bills to the central government. गवर्नमेंट उनसे लोन जो लेती है, लोन लेने के लिए गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल गिरवी रखती है। समझ आ गई बात? गवर्नमेंट क्या क्या काम करवा सकती है आरबीआई से? आरबीआई उनके लिए सबसे पहले उनका करंट अकाउंट ओपन करता है, दूसरा उनकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को हैंडल करता है, और तीसरा उन्हें लोन्स एंड एडवांसेस देता है फॉर टेम्परेरी पीरियड। बदले में उनसे गिरवी में क्या मांगता है? उनके ट्रेजरी बिल्स, उनके ट्रेजरी बिल्स। आपने लास्ट लाइन पढ़ी नहीं थी, दोबारा से पढ़े लास्ट पॉइंट को। इट also gives loans and advances to the government for temporary period. The government borrow money by selling treasury bills to the central government. treasury bill मतलब उनके खजाने, जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है, खजाना है, उसके बिल्स देती है। भाई सिंपल सी बात है, जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, तो वही काम तो सेंट्रल बैंक किसके लिए करेगा? गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट गिरवी क्या रखती है? अपने खजाने के बिल, जो उनके पास गोल्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो गिरवी रखेंगे, फिर उसको आरबीआई लोन देगा। इज इट ओके? आगे चलते हैं। एज अ बैंकर तो तुम समझ आ गए, तीन काम करते हैं। एज अ एजेंट वो क्या करते हैं? एज अ एजेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट। कह रहे एज अ एजेंट वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट जो भी लोन लेती है उस लोन के बदले में एजेंट का काम करते हैं। एजेंट का काम हमने बिजनेस में पढ़ा है कि एज अ सेंट्रल बैंक इश्यूज ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। बिजनेस में पढ़ा है, ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी भी गवर्नमेंट को लोन लेना है, गवर्नमेंट डायरेक्टली लोन नहीं मांगती पब्लिक से। गवर्नमेंट किसको कहती है? आरबीआई को। आरबीआई पब्लिक से लोन लेके फिर गवर्नमेंट को देती है। अब गवर्नमेंट को लोन दे रही है, बेटा ध्यान से समझना। आरबीआई, गवर्नमेंट, पब्लिक। गवर्नमेंट को लोन लेना है, गवर्नमेंट आरबीआई को अप्लाई करता है कि हमें लोन चाहिए। आरबीआई जितना खुद के लिए पॉसिबल है उतना दे देते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं? पब्लिक को कहते हैं कि हम आपको ट्रेजरी बिल इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं? ट्रेजरी बिल। पब्लिक से बदले में क्या ले लेते हैं? कैश, लोन। और ये लोन गवर्नमेंट, ठीक है। अब पब्लिक किससे पैसा मांगेगी वापसी? आरबीआई से। तो आरबीआई अपने पास क्या रखता है? ट्रेजरी बिल। अपने पास क्या रखे हुए? गवर्नमेंट की ट्रेजरी, खजाना रखा हुआ। अब जब ये ट्रेजरी रखी हुई है, इतना रिस्क कौन ले रहा है? आरबीआई। तो क्या बीच में आरबीआई अपनी कमीशन लेगा या नहीं लेगा? ऑब्वियसली लेगा, क्योंकि एक बैंक जब हमें लोन देता है, क्या बैंक अपनी जेब से देता है? नहीं, दूसरे से डिपॉजिट लेगा और हमें दे देगा। बीच में अपनी कमीशन इंटरेस्ट रखता है ना, ऐसे ही आरबीआई बीच में अपनी कमीशन रखता है एज एन एजेंट। एज एन एजेंट वो क्या कर रहा है? यही तो लिखा है। एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेब्ट। जो पब्लिक से लोन लिया उसको मैनेज भी करता है एज अ एजेंट, ठीक है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो क्या करता है? द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। इन मैटर्स पे उन्हें सलाह भी देता है कि इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाओ या कम करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओ या कम करो। इस तरह की सलाह भी आरबीआई गवर्नमेंट को देता रहता है। इज इट ओके? समझ आ गई बात? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर फॉर श्योर खत्म होने वाला है एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो। अभी के लिए बाय बाय।